नमस्कार। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट क्या हो सकता है। तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेसेस के बारे में जाना। हमने देखा कि कोई भी ट्रैक्शन या फोर्स है उसको हम दो स्ट्रेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेसेस। तो हमें एक एक नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है और दो शेयर स्ट्रेसेस मिलते हैं। फिर भी अभी तक हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी भी पॉइंट में, क्योंकि कोई भी फोर्स हम डिवाइड करेंगे तो वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा या जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, प्लेन ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट क्या होता है। तो हमें चाहिए नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स किसी भी पॉइंट में। अगर हमने डिफाइन करना है स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो हमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स चाहिए तीन ऑर्थोगोनल प्लेन्स में। तो ये तीन ऑर्थोगोनल प्लेन्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो इस तरह से हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ये मेरे तीन कोऑर्डिनेट, तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और ये तीन प्लेन्स है मेरे पास में। ये मेरा एक्स प्लेन हो गया। एक्स प्लेन क्या होता है? तो एक्स प्लेन जो होता है मेरा परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन। वाई प्लेन होता है, ये मेरा वाई प्लेन हो गया जो परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन है। और ये मेरा जेड प्लेन हो गया जो परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन है। तो ये मेरे तीन ऑर्थोगोनल प्लेन्स हो गए। और इन तीन प्लेन्स पे मुझे स्टेट ऑफ स्ट्रेस या ये नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस डिफाइंड होने चाहिए कि किसी भी एक पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइन करने के लिए। तो इसको जानते हैं अभी। तो मेरा एक्स प्लेन हो गया, ये मेरा वाई प्लेन हो गया, ये मेरा जेड प्लेन हो गया। तो अभी हमें कितने स्ट्रेस कंपोनेंट्स चाहिए? तो हमने देखा था कि एक प्लेन पे मुझे तीन कंपोनेंट्स मिलते हैं, तो हमें 9 कंपोनेंट्स ऐसे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन कंपोनेंट्स दिए, एक नॉर्मल स्ट्रेस है और ये दो शेयर स्ट्रेसेस है जो वाई प्लेन पे एक्ट हो रहे हैं। तो इन टोटल अगर मेरे पास तीन प्लेन्स है, अगर डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ओ यहाँ पे है जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है, तो मुझे इन तीनों प्लेन्स पे जो स्ट्रेस के कंपोनेंट्स है वो मुझे पता होने चाहिए। तो मुझे टोटल 9 कंपोनेंट्स चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में समझने के लिए कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस एक पॉइंट पे क्या है। तो इसको हम जानते हैं, जैसे एक मेरी बॉडी है यहाँ पे। तो इस बॉडी में एक स्मॉल पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं मानूंगा एक इन्फाइनेटली स्मॉल क्यूब, यानी बहुत छोटा एक टाइनी क्यूब है मेरे पास, बहुत ही छोटा क्यूब है। जहाँ पे, यानी ये क्यूब को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो एक बॉडी पे एक स्मॉल पॉइंट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उस पॉइंट को मैं क्यूब मान रहा हूँ। और एक उसको मैंने मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मैंने डिफाइन कर दिए एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो ये इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट है या ये एलिमेंटल क्यूब है। इसका महत्व ये है कि इस एरिया के जो एरिया है और जो फेसेस हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस चेंज होगा, वो बहुत निग्लिजिबल रहेगा। तो मान सकते हैं कि हम इसको एक पॉइंट की तरह ही देख सकते हैं। पर हमारे मैथमेटिक्स या स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए और कॉशी के स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हम इसको एक क्यूब मान के चलेंगे। तो हम डिफाइन करते हैं ये सिग्मा वाई वाई इस तरह से। तो हमारा सिग्मा डिनोट करता है नॉर्मल स्ट्रेस को। और ये पहला जो सफिक्स है इसको ये डिनोट करता है कि ये जो स्ट्रेस है किस प्लेन पे एक्ट हो रहा है। और ये जो दूसरा सफिक्स है ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। हमने देखा था कि हमारे पास तीन स्ट्रेसेस होने चाहिए एक प्लेन पे जो कि नॉर्मल है और दो शेयर है। तो हम इसी का ही अभी नॉमेनक्लेचर जानेंगे। तो एक हमारे पास सिग्मा वाई वाई है। तो मैंने बोला था कि वाई प्लेन कौन सा होगा, ये मेरा वाई प्लेन होना चाहिए जो परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन है। तो ये मेरा वाई प्लेन है। तो ये पहला सफिक्स डिनोट कर रहा है कि किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है ये स्ट्रेस। और दूसरा सफिक्स डिनोट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये मेरा सिग्मा वाई वाई। तो अगर हम स्ट्रेस देखेंगे तो स्ट्रेस को
एक डायरेक्शन में अगर मैं सिग्मा वाई वाई है तो ये मेरा पॉजिटिव वाई प्लेन होगा, और ये मेरा निगेटिव वाई प्लेन अगर मैं मानता हूँ तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये मेरा सिग्मा वाई वाई हो गया। अभी शेयर स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। शेयर स्ट्रेस को मैं डिनोट करता हूँ टाउ से। तो टाउ डिनोट्स शेयर स्ट्रेस। तो इसमें भी पहला सफिक्स डिनोट करता है कि किस प्लेन के अलोंग ये एक्ट कर रहा है, और दूसरा सफिक्स डिनोट करता है किस डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो एग्जांपल लेते हैं टाउ वाई एक्स का। तो टाउ वाई एक्स यानी ये मेरा शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस यानी ये इस प्लेन में एक्ट होगा। तो मेरा वाई प्लेन है, ये है, तो इस प्लेन में ये एक्ट हो रहा है, और किस डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है। तो ये मेरा टाउ वाई एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सिमिलरली हमारा टाउ वाई जेड यानी ये टाउ जब देख रहा हूँ तो मैं ये शेयर स्ट्रेस होना चाहिए। ये किस डायरेक्शन में किस प्लेन में एक्ट हो रहा है, ये वाई प्लेन में एक्ट हो रहा है, और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये जेड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं दो और नॉर्मल स्ट्रेसेस देखूंगा तो ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया सिग्मा एक्स एक्स। तो सिग्मा एक्स एक्स यानी क्या होगा, जो एक्स प्लेन पे एक्ट हो रहा है। तो मेरा एक्स प्लेन कौन सा है यहाँ पे, ये मेरा एक्स प्लेन होगा जो परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन होगा। तो ये मेरा एक्स प्लेन हो गया। और ये जो दूसरा इंडेक्स होगा वो डिनोट करेगा मेरा एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली सिग्मा जेड जेड, तो ये एक्ट हो रहा है मेरा जेड प्लेन पे। ये मेरा जेड प्लेन हो गया, ये जो परपेंडिकुलर है जेड डायरेक्शन को, ये जेड प्लेन हो गया। और ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये जेड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल स्ट्रेस। तो सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा जेड जेड मेरे नॉर्मल स्ट्रेस होंगे। अभी और कुछ स्ट्रेसेस देखते हैं। ये टाउ एक्स जेड और टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स जेड क्या होगा, ये टाउ एक्स जेड होगा मेरा शेयर स्ट्रेस जो कि एक्स प्लेन में एक्ट हो रहा है। ये मेरा एक्स प्लेन है जो एक्स डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन ऊपर है, तो टाउ एक्स जेड का डायरेक्शन ऊपर होगा। टाउ एक्स वाई का क्या होगा, टाउ एक्स वाई एक्ट हो रहा है एक्स प्लेन में, और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन इस तरह होगा। टाउ जेड एक्स क्या होगा, टाउ जेड एक्स जेड प्लेन में एक्ट करेगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, और टाउ जेड वाई एक्ट करेगा जेड प्लेन में अलोंग वाई डायरेक्शन। वैसे ही टाउ वाई एक्स एक्ट करेगा वाई प्लेन में। तो ये मेरा वाई प्लेन है और अलोंग एक्स डायरेक्शन। और टाउ वाई जेड एक्ट करेगा वाई प्लेन में अलोंग जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये टाउ वाई एक्स और ये टाउ वाई एक्स दोनों, ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और टाउ वाई जेड भी आप देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज क्या है, ये मैंने माना था कि ये मेरा पॉजिटिव वाई प्लेन है, ये मेरा निगेटिव वाई प्लेन है। तो ये किस प्लेन पे एक्ट हो रहा है मेरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, उस हिसाब से भी मेरे नॉमेनक्लेचर चेंज होंगे, या उनके मैग्नीट्यूड जो भी डायरेक्शन है वो चेंज होंगे। वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हो गया मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस मैंने डिफाइन किया। तो मुझे कितने कंपोनेंट्स चाहिए, मुझे 9 कंपोनेंट्स चाहिए। तो मैंने कहा था कि 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स होने चाहिए हमारे पास। 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स के ऊपर 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स, एक तो ये 3 इंटू 3 हो गए 9 कंपोनेंट्स। तो अभी हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए तो सिंपल है। जब अगर ये इस प्लेन के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्रेशन या निगेटिव स्ट्रेस। तो मान लीजिए ये मेरा हो गया जेड प्लेन। ये जेड प्लेन क्यों है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर नॉर्मल मैं मान लेता हूँ इस प्लेन का इस डायरेक्शन में, तो अगर मेरा स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा जेड जेड अगर आप देखेंगे तो ये अगेंस्ट एक्ट कर रहा है नॉर्मल के, यानी सिग्मा जेड जेड का डायरेक्शन इस तरह है। तो ये मेरा नॉर्मल है। तो
इसको मैं कहूँगा कॉम्प्रेशन। तो अलोंग अगर एक्ट करेगा तो वो टेंशन होगा। अगर मेरा सिग्मा जेड जेड का डायरेक्शन इस तरह रहता, अलोंग रहता, तो ये हो जाता मेरा टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये मेरा सिंपल साइन कन्वेंशन है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में हम टेंशन को डिनोट करते हैं पॉजिटिव से और कंप्रेशन को डिनोट करते हैं निगेटिव से। तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा टेंशन का और कंप्रेशन का मैग्नीट्यूड रहेगा निगेटिव। अभी हम देखेंगे शियर स्ट्रेसेस का। तो ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, ये एक्ट हो रहा है मेरा, मार्क कर लेते, ये प्लेन जो है मेरा, ये मेरा पॉजिटिव वाई है और ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है मेरा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये जो स्ट्रेस है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो स्ट्रेस हो गया, ये तो पहले इसको मैं नॉमेनक्लेचर से लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा टाउ, ये वाई प्लेन पे एक्ट हो रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस टाउ वाई एक्स। अब इसका कन्वेंशन हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स, इसको मैंने निगेटिव यहाँ पे मार्क किया है। इसका साइन कन्वेंशन, ये जो अभी टाउ वाई जेड हम मार्क करेंगे, तो टाउ वाई जेड यानी क्या होगा, ये एक्ट हो रहा है मेरा वाई प्लेन पे, पॉजिटिव वाई प्लेन पे, पर निगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो ये जो स्ट्रेस होगा, ये जो शियर स्ट्रेस होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो शियर स्ट्रेस का कन्वेंशन सिंपल है। अगर मेरा शियर स्ट्रेस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव प्लेन एक्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। अलोंग निगेटिव डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव प्लेन तो ये निगेटिव होगा। तो अगर हम देखेंगे टाउ वाई एक्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है हमारा पॉजिटिव वाई प्लेन पे पर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन है और पॉजिटिव प्लेन है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव। सिमिलरली टाउ वाई जेड, ये पॉजिटिव वाई प्लेन है और निगेटिव डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा मेरा निगेटिव शियर स्ट्रेस। तो हमारे पास 9 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस है। तो उसमें से अगर हम सिंपल और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी मैं कुछ शियर स्ट्रेसेस मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये एक मार्क करते हैं शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस क्या होगा, ये एक्ट हो रहा है मेरा निगेटिव वाई प्लेन पे, ये हो गया मेरा निगेटिव वाई प्लेन। और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेस होगा ये हमारा हो जाएगा टाउ वाई एक्स, पर इसका साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव वाई प्लेन पे एक्ट हो रहा है और निगेटिव एक्स डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है। अगर मैं ये स्ट्रेस मानता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये भी वाई प्लेन पे एक्ट हो रहा है। वाई प्लेन पे, कौन से वाई प्लेन पे एक्ट हो रहा है, ये निगेटिव वाई प्लेन पे एक्ट हो रहा है। और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, निगेटिव जेड डायरेक्शन पे। तो ये जो स्ट्रेस हो जाएगा ये भी मेरा टाउ वाई जेड होगा, पर ये होगा पॉजिटिव। अभी मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेस है इस डायरेक्शन में, ये कौन सा प्लेन है मेरा, ये प्लेन है मेरा जेड प्लेन। कौन सा जेड प्लेन है, अगर मैं मान चलूँ कि ये निगेटिव जेड प्लेन है, क्योंकि जेड डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव जेड प्लेन है, तो ये निगेटिव जेड प्लेन होगा। और ये किस डायरेक्शन में है, ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा मेरा टाउ जेड वाई, पर इसका साइन रहेगा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में मार्क करता हूँ, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन है मेरा जेड प्लेन। कौन सा जेड प्लेन है, ये पॉजिटिव जेड प्लेन। और कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो ये जो स्ट्रेस हो जाएगा ये हो जाएगा टाउ जेड एक्स, पर इसका साइन रहेगा निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेन पे एक्ट हो रहा है पर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से बाकी के आप 9 कंपोनेंट्स का साइन आप निकाल सकते हैं। हमने साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखा है। टेंशन के लिए तो सिंपल है, अगर वो टेंशन अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट कर रहा है तो हम उसको टेंशन कहेंगे।
अपोजिट टू नॉर्मल डायरेक्शन ऐड कर रहा है तो हम उसको कॉम्प्रेशन कहेंगे। और कॉम्प्रेशन को हम निगेटिव साइन से संबोधित करते हैं और टेंशन को हम पॉजिटिव साइन से संबोधित करते हैं। शेयर स्ट्रेसेस में अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेन पे है तो हम उसको पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस कहते हैं। निगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेन पे है या वाइस वर्सा है तो हम उसको कहते हैं निगेटिव शेयर स्ट्रेस। हमारे पास 9 कंपोनेंट्स है स्ट्रेस के। तो ये हो गया हमारे सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई और सिग्मा जेड जेड। ये हमारे 9 कंपोनेंट्स हो गए। तो इसमें से आप देखेंगे तो ये जो 3 कंपोनेंट है डायगोनली यहाँ पे, ये जो 3 कंपोनेंट है ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस है। और ये जो ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स हैं ये हमारे हो गए शेयर स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेस को हम या पूरे स्ट्रेस को हम किसी भी पॉइंट में इस तरह से डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये टाउ एक्स वाई को हम सिग्मा एक्स वाई लिखते हैं, टाउ एक्स जेड को सिग्मा एक्स जेड। तो टाउ की जगह सिग्मा ही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम सिग्मा आई जे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये मेरे सफिक्स है, जब आई इक्वल टू जे रहेगा वो मेरा होगा नॉर्मल स्ट्रेस, और आई जब जे के बराबर नहीं रहेगा वो हो जाएगा मेरा शेयर स्ट्रेस। तो हम देखेंगे कि आई अगर जे के बराबर नहीं है तो मेरा शेयर स्ट्रेस होना चाहिए। तो ये सिंबल कभी कभी यानी किसी टेक्स्ट बुक में टाउ लिखते हैं, किसी टेक्स्ट बुक में सिग्मा लिखते हैं। अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस x1 x2 x3 कर दी, इस केस में एक्स वाई जेड था तो मैंने सिग्मा एक्स वाई टाउ एक्स वाई ऐसे लिखा था। अगर मेरे पास 1 2 3 है ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसको ही हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो कंपोनेंट्स है ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ये ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स है वो मेरे शेयर स्ट्रेसेस है। तो यही डेफिनेशन आपको याद रखना है कि स्ट्रेसेस में हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास 9 कंपोनेंट्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रेस को समझने के लिए किसी भी गिवन पॉइंट पे। तो मेरे पास 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस होने चाहिए, 6 शेयर स्ट्रेसेस होने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था स्ट्रेस का उसको हम कहते हैं टेंसर। तो पहले तो जानते हैं कि टेंसर, जानने से पहले हम जानते हैं कि पहले स्केलर्स क्या हैं। तो स्केलर्स को हम जानते हैं कि स्केलर्स को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे मास, डिस्टेंस और टेम्परेचर एक्सेट्रा हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा होगा वेक्टर्स, जिसके लिए हम मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी हमें डिफाइन करना होता है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। तो स्केलर्स में हम देखेंगे कि 10 किलोग्राम वेट का है, ये डिस्टेंस का है, ये टेम्परेचर का यूनिट है। इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, बाकी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें ये एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, जेड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, तब हम उस वेक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटीज़ है जैसे वेलोसिटी, फोर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड और फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। टेंसर्स में क्या होता है, टेंसर्स में मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। इन तीनों की ज़रूरत है। जैसे अभी हमने देखा कि स्ट्रेस एक टेंसर है, तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर हम अभी इसके बारे में जानेंगे। हमने स्ट्रेस को जाना था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और प्लेन किस प्लेन पे अप्लाई हो रहा है वो भी चाहिए। तो अभी हम स्ट्रेस टेंसर के बारे में जानते हैं। तो हमने देखा था कि हमने ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है किसी भी पॉइंट में, ये एक क्यूब के अराउंड डिफाइन किया था, यानी एक इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल क्यूब, एक टाइनी क्यूब को हमने डिफाइन किया था। और ये टाइनी क्यूब हमारा 3D में है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशनल है। तो जो टेंसर इसको रिप्रेजेंट करेगा ये मस्ट बी
इन 3D यानी 3 डायमेंशन में होना चाहिए। तो हम स्ट्रेस टेंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे 9 कंपोनेंट्स हो गए स्ट्रेस टेंसर के या स्ट्रेस के। तो अगर आप देखेंगे तो ये पहला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे स्ट्रेसेस को, जो कि एक्स प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये जो दूसरा और तीसरा है, ये डिटरमाइन करते कि ये जो और कंपोनेंट्स है, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई और टाउ वाई जेड, ये वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है। टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड जेड, ये जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है। अगर हम देखेंगे कि कॉलम वाइज, तो कॉलम में देखेंगे ये जो स्ट्रेसेस है, ये मेरे अलोंग एक्स डायरेक्शन है, और ये जो स्ट्रेसेस है इस कॉलम में, ये मेरे वाई डायरेक्शन के अलोंग है, और ये मेरे जेड डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करते हैं। तो अभी हम टेंसर्स के बारे में जब जानते हैं, तो अगर हमने, जैसे मुझे टाउ वाई जेड जानना है, तो टाउ वाई जेड यानी क्या होना चाहिए, हमने देखा था कि ये मेरा प्लेन बताता है, किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है। ये मेरा वाई प्लेन पे एक्ट कर रहा है, और ये मेरा जेड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है। तो हमें टाउ वाई जेड अगर पता करना है, तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। यानी ये इस कंपोनेंट को जानने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, कौन सा प्लेन है, कौन सा डायरेक्शन है। तो ये हो गया हमारा रैंक, टेंसर का रैंक। तो रैंक यानी इस सिंपल भाषा में हम ये बता सकते हैं कि रैंक एक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए टू फाइंड अ स्पेसिफिक कंपोनेंट। जैसे मुझे इस स्ट्रेस टेंसर में ये कंपोनेंट फाइंड करने के लिए मुझे दो चीज़ें की ज़रूरत है, कि एक किस प्लेन पे एक्ट हो रहा था और एक किस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है। तो ये दो मिनिमम मुझे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो अगर ये दो है तो मुझे इसको हम कहेंगे रैंक। तो यहाँ पे इस स्ट्रेस टेंसर की रैंक हो जाएगी 2, 2। तो और इसका डायमेंशन 3 है, क्योंकि ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक क्यूब को कंसिडर किया है। तो इसका रैंक है 2, क्योंकि मिनिमम 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसका डायमेंशन है 3। तो इसमें अगर मुझे 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे डायमेंशन 3 है, तो मेरे पास कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो उसके पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स कौन सा टेंसर है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए। अगर मुझे डिफाइन करना है ये वेक्टर, तो मुझे एक कंपोनेंट चाहिए एक्स डायरेक्शन, एक कंपोनेंट चाहिए वाई डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट चाहिए जेड डायरेक्शन। तो एक ही कंपोनेंट चाहिए। तो अगर ये मुझे पता है, तो मैं इस वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा, ये भी वेक्टर को भी मैं लिख सकता हूँ टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। तो रैंक को ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये वेक्टर जो हो गया, वेक्टर्स जो होते हैं वो टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 होते हैं, और स्केलर जो होते हैं वो टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 होते हैं। तो इसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि सारी चीज़ें टेंसर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे स्केलर वेक्टर्स को। तो स्केलर्स को हम लिखेंगे कि टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, वेक्टर को हम कह सकते हैं टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 1, स्ट्रेस है हमारा टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, और रैंक 2। तो इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे, तो कंपोनेंट्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, कंपोनेंट्स बराबर डायमेंशन टू द पावर ऑर्डर। तो मेरा यहाँ पे डायमेंशन 3 है और ऑर्डर 2 है, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे 3 टू द पावर 2, जो है ना 9 कंपोनेंट्स। तो हमने ये पहले 9 कंपोनेंट्स तो देखे ही थे। तो इस तरह से कंपोनेंट्स, डायमेंशन और ऑर्डर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर में अगर ये कंपोनेंट ढूंढना है, तो मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक ये रो वाला इन्फॉर्मेशन, और एक किस कॉलम में है वो इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑर्डर, यहाँ के इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और डायमेंशन है इस टेंसर का 4। तो इसमें कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए, तो कंपोनेंट्स होने चाहिए 4 टू द पावर 2। तो उसमें हमें आंसर मिल जाएगा 60। तो नोटेशंस हम देख लेते कि अगर ऑर्डर 1 है टेंसर का, तो हम उसको लिखते वी टू द सफिक्स आई, यानी एक सफिक्स रहेगा सिर्फ। अगर रैंक 2 या ऑर्डर 2 है, तो हम दो सफिक्स लिखते हैं, सिग्मा आई जे, जैसे हमने स्ट्रेस टेंसर में लिखा, हमें दो सफिक्स चाहिए थे। तो ये सिग्मा आई जे मेरा स्ट्रेस टेंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मुझे दो सफिक्स लिखेंगे हम इस तरह से, नोटेशंस। और रैंक 3 या
ऑर्डर 3 है तो हम 3 सफिक्स लिखेंगे आई, जे और के, और 4 सफिक्स है 4 रैंक है तो हम 4 सफिक्स लिखेंगे आई, जे, के, एल। हम फोर्थ ऑर्डर टेंसर भी देखेंगे जो हमारा स्टिफनेस और कॉम्प्लायंस टेंसर से हम इसको भी देखेंगे। तो इस तरह से एक सिंपल वे से हमने टेंसर्स जो हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे इसका हमने इंट्रोडक्शन किया है। तो हमारा स्ट्रेस का रैंक या ऑर्डर 2 है, तो स्ट्रेस टेंसर जो है वो ऑर्डर 2 टेंसर है और डायमेंशन उसका 3 है। हमारे पास 9 कंपोनेंट्स हैं तो हमने 9 कंपोनेंट्स हमने देखे थे। और फिर से एक रिवीजन के लिए मैं बोल देता हूँ, जैसे कोई भी कंपोनेंट है सिग्मा एक्स जेड, तो ये हो जाएगा मेरा किस प्लेन पे एक्ट हो रहा है, ये हो जाएगा किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स और जेड सेम नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा शेयर कंपोनेंट। अगर यही सिग्मा एक्स एक्स रहता तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इस स्ट्रेस टेंसर में कौन से कंपोनेंट्स जो है जो इंडिपेंडेंट है और कौन से कंपोनेंट्स डिपेंडेंट है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि स्ट्रेस टेंसर जो फोर्स इक्विलिब्रियम और मोमेंट इक्विलिब्रियम से कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑफ डायगोनल और डायगोनल कंपोनेंट्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आते हैं। धन्यवाद।